हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। इस लेक्चर में हम मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम सेक्शन 34 जो क्रिमिनल लाइबिलिटी से रिलेट करता है उसे कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 35 सिविल लाइबिलिटीज़ वाला समझेंगे और इसके कुछ एक्सेप्शंस है वो समझेंगे। सेक्शन 36 को देखेंगे जो पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट इंड्यूसिंग पर्सनस के बारे में बात करता है। और एक सेक्शन 447 है जिसका रेफरेंस हम कई बार कंपनी लॉ में देखते हैं, तो उसे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी के बारे में समझते हैं। आपने बहुत बार क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी ये वर्ड तो सुना होगा। तो सेक्शन 34 जो है वो हमारा वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से रिलेट करता है। डीप में समझते हैं इसको। क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो इस सेक्शन के तहत अगर कोई कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है जो इस चैप्टर के अंदर आता है और उसमें कोई ऐसी बात होती है जो गलत या मिसलीड करने वाली हो, या जिसमें कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को ओमिट किया गया हो, या तो कोई ऐसी बात है वो गलत है या मिसलीड कर रही है उस प्रोस्पेक्टस को, या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को ओमिट किया गया हो जो पब्लिक को गलत इन्फॉर्मेशन देती हो। तो इस केस में हर वो व्यक्ति जो इस प्रोस्पेक्टस के इशू होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पर सेक्शन 447 के तहत एक्शन लिया जाएगा। और अगर ये साबित हो जाए कि ये स्टेटमेंट या ओमिशन इमैटेरियल थी तो वो व्यक्ति इस लाइबिलिटी से बच सकता है। मतलब अगर वो ये प्रूफ कर दे कि जो ओमिशन मतलब जो चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं थी वो इमैटेरियल थी, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, तो फिर वो जो इंसान है वो लाइबिलिटी से बच सकता है। तो इसी तरह अगर वो व्यक्ति रीज़नेबल ग्राउंड दिखा दे कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो सच थी या ओमिशन ज़रूरी था, तो वो व्यक्ति क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ की इम्यूनिटी से क्रिमिनल लाइबिलिटी से इम्यूनिटी मिल सकती है, वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकता है। तो फिर उस पर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं लगेगी। तो ये मैंने आपको एक बार शॉर्ट में बता दिया, एक बार अपन लाइन टू लाइन पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। मिस स्टेटमेंट इज द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग दैट इज फॉल्स और नॉट एक्यूरेट। मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक्ट में कुछ तो गलत है, मतलब समथिंग कुछ गलत है या कुछ इनएक्यूरेट है। इट कुड आइदर बी ड्यू टू कमीशन और ओमिशन, या तो कोई चीज़ मिसलीड कर रही है या फिर कोई चीज़ ओमिट हो गई है, या फिर दोनों हो सकते हैं। मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस इज अ सीरियस ऑफेंस विच अट्रैक्ट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34 जो क्रिमिनल लाइबिलिटी का है और सेक्शन 35 जो सिविल लाइबिलिटी का है। मैंने अभी जो आपको समझाई है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी है। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में एक चीज़ बहुत असेंशियल होती है। एसेंशियल कंडीशन है इसकी मेंस रिया, मतलब गिल्टी माइंड, मतलब सामने वाला जो बंदा गलती कर रहा है उसका गिल्टी माइंड होना चाहिए, उस व्यक्ति का जो गिल्टी माइंड होना चाहिए, मतलब वो पहले से इसी इंटेंशन से आया है कि कुछ ना कुछ गलत करना है, फ्रॉड करना है। क्रिमिनल जिस पे क्रिमिनल लाइबिलिटी लगती है तो किसका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 उस पर एप्लीकेबल होगा। और ऑफेंस इज रिगार्डेड एज बीइंग कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट, और ऑफेंस होना जरूरी है। अगर उसने कुछ गलत काम किया है तो उस पर क्रिमिनल लाइबिलिटी लगेगी इस प्रोसीजर कोड 1973 के तहत। फिर है सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी के बारे में मैं आपको डीप में समझाऊंगी, आगे हमने बहुत अच्छे से कवर किया है इसे। इसमें यहाँ पे इसकी असेंशियल कंडीशन थी मीन्स रिया, मतलब गिल्टी माइंड। इसमें असेंशियल कंडीशन है लॉस और डैमेज, मतलब सामने वाली पार्टी का लॉस या फिर डैमेज होना चाहिए किसी भी तरीके से। और इसका सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एप्लीकेबल है इस पे। और ऑफेंस अगेंस्ट द काउंटर पार्टी जो क्लेम कर रही है उसके साथ ऑफेंस होना जरूरी है इसमें। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी को अच्छे से समझेंगे, डीप में समझेंगे क्या कहना चाह रहा है ये। जो मैंने आपको समझाया है उसको एक बार पढ़ के अच्छे से समझाती हूँ। वेयर अ प्रोस्पेक्टस इशूड, सर्कुलेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर चैप्टर 3 इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट विच इज़ अनट्रू और मिसलीडिंग। जो प्रोस्पेक्टस में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो अनट्रू है या फिर मिसलीडिंग है इन फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज़ इंक्लूडेड, और वेयर एनी इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ एनी मैटर इज़ लाइकली। या तो जो बात लिखी है वो मिसलीड कर रही है या फिर कोई चीज़ को ओमिट कर दिया गया है। एवरी पर्सन हु ऑथोराइजेज द इशू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। जो भी पर्सन जिसने भी इस प्रोस्पेक्टस को इशू करने की ऑथोराइजेशन है जिसके पास, वो सारे पर्सन 447 के तहत लायबल होंगे। अगर कोई मिसलीड कर रही है कोई बात या फिर कोई चीज़ ओमिट कर दी गई है, तो जो भी पर्सन इसको ऑथोराइज कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस को, वो सेक्शन
447 के तहत लायबल होंगे। इसका एक्सेप्शन केस हमने देखा था, या तो वो इससे प्रूफ कर दे कि जो ऑमिट की हुई है जो चीज़ वो इमेटेरियल हो, या फिर वो रीजनेबल ग्राउंड दे दे कि जो इसमें लिखा हुआ है वो सही है, ट्रू है, और ओमिशन जो है वो नेसेसरी था। तो यही है, देयर इज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव डेट द स्टेटमेंट वॉज ट्रू और ओमिशन वॉज नेसेसरी। तो ये हमने क्रिमिनल लाइबिलिटी सेक्शन 34 देखा है। अब हम सेक्शन 35 जो है वो सिविल लाइबिलिटी के बारे में बात करता है। हमने इसकी एसेंशियल कंडीशन में देखा था कि जो लॉस और डैमेज होना इसमें ज़रूरी होता है। तो अब इससे पहले मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, फिर इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के अच्छे से समझते हैं। तो सिविल लाइबिलिटी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 35 है। इस सेक्शन के तहत अगर किसी व्यक्ति ने कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कोई गलत या मिसलीडिंग बात के बेस पर शेयर्स या डिबेंचर्स सब्सक्राइब किए हैं और उस व्यक्ति का नुकसान होता है, तो कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर या कोई भी पर्सन जो प्रोस्पेक्टस के इशू होने में इन्वॉल्व था वो उस नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। अगर वो पर्सन जो है वो अगर साबित कर दे कि प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू होने से पहले कंपनी को वो छोड़ चुका है, या फिर अगर वो जो पर्सन है वो प्रूव कर दे कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभाई थी, जैसे प्रोस्पेक्टस का कंटेंट सही ठीक करने का पूरा एफर्ट किया था, या फिर वो कोई रीजनेबल ग्राउंड दे दे, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है वो भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आप सिविल लाइबिलिटी क्या होती है और लाइबिलिटीज़ ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व्ड वेयर अ पर्सन हैज़ सब्सक्राइब्ड फॉर सिक्योरिटीज़ ऑफ अ कंपनी एक्टिंग ऑन एनी स्टेटमेंट इंक्लूडेड। अगर कोई प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसी स्टेटमेंट इंक्लूड है और द इंक्लूजन और ओमिशन, या तो कोई गलत स्टेटमेंट इंक्लूड है या कोई किसी चीज़ को ओमिट किया है इन द प्रोस्पेक्टस विच इज़ मिसलीडिंग, या कोई चीज़ मिसलीड कर रही है, उससे ये प्रोस्पेक्टस पढ़ के अगर किसी को लॉस और डैमेज हुआ है एज अ कॉन्सिक्वेंस thereof the company and every person, तो कंपनी और हर एक पर्सन जैसे कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टर, और उस वक्त अगर जब प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा था तब जो डायरेक्टर था और जो पर्सन इसको प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज कर रहे थे और जिनका भी नाम ऐसे ऑथराइजेशन में लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और एग्रीड टू बिकम अ डायरेक्टर, और जो डायरेक्टर बनने वाला था आइदर इमीडिएटली जो भी हो, और प्रमोटर ऑफ द कंपनी, सब पे सिविल लाइबिलिटी का चार्ज लगेगा। फिर है कि सेक्शन 26 शेल विदाउट प्रिजुडाइज ऑफ एनी पनिशमेंट टू विच एनी पर्सन मे बी लाइबल अंडर सेक्शन 36 बी लाइबल टू पे कंपनसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन्ड सच लॉस और डैमेज। ये कहा है कि जो सेक्शन 26 है जिसमें हमने मैटर्स स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस के बारे में बात की गई है, तो अगर उसमें से अगर कोई प्रोस्पेक्टस में अगर किसी चीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है, या फिर जो भी पर्सन को प्रोस्पेक्टस पढ़ के अगर लॉस और डैमेज हुआ है, तो ये सेक्शन कहता है कि उसको है ना कंपनसेशन दिया जाएगा, मतलब उस लॉस और डैमेज की भरपाई की जाएगी। कंपनसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन्ड सच लॉस और डैमेज, ये कहा गया है सिविल लाइबिलिटी में। अब इसके एक्सेप्शंस भी देखते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें वो उस पर सिविल लाइबिलिटी नहीं लगती है, वो बच जाता है। नो पर्सन शेल बी लाइबल अंडर सेक्शन 1 इफ ही प्रूव्स द डेट हैविंग consented to become a director or of the company he withdraw his consent before the issue of the prospectus। क्या कहा है कि अगर कोई गलत चीज़ उसमें आ गई है, मतलब वो अगर वो पर्सन डायरेक्टर है और अगर कोई गलत चीज़ प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड हो गई है पर उसने वो पब्लिक को इशू होने से पहले ही वो प्रोस्पेक्टस को विड्रॉ कर लिया है, विड्रॉ हिज कंसेंट बिफोर द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस एंड डेट इट वॉज इशूड विदाउट हिज अथॉरिटी और कंसेंट। यही कहा है कि वो डायरेक्टर ने अगर उसको विड्रॉ कर लिया है, डायरेक्टर ने या तो विड्रॉ कर लिया है या फिर वो उसकी कंसेंट के और अथॉरिटी के बिना हुआ है, तो फिर वो सिविल लाइबिलिटी उस पर नहीं लगेगी। ठीक है। फिर सेकंड है डेट द प्रोस्पेक्टस वॉज इशूड विदाउट हिज नॉलेज। वो उस पर्सन जो डायरेक्टर्स है या जो भी ऑथराइजेशन में है उनके नॉलेज के विदाउट नॉलेज, मतलब उनको नहीं पता इस बारे में या उनकी कंसेंट नहीं है इसमें इंक्लूड। एंड डेट ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ इट्स इशू, और जैसे ही उनको पता चला ही फोर्थविथ गिव रीजनेबल पब्लिक नोटिस डेट इट वॉज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। पहले तो ये है कि उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, इस मिसलीडिंग का, इस ओमिशन का, या जो अभी गलत चीज़ इस प्रोस्पेक्टस में लिखी है इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, या उनकी कंसेंट इन्वॉल्व नहीं है। और जैसे ही वो अवेयर हुए इस गलती के बारे में, उन्होंने वैसे ही पब्लिक में नोटिस दे दिया है कि ये जो प्रोस्पेक्टस
जो इशू हुआ है वो विदाउट हिज कंसेंट और नॉलेज हुआ है तो भी वो सिविल लाइबिलिटी से बच सकते हैं। तो ये 2 एक्सेप्शन देखी थी। अब थर्ड एक्सेप्शन देखते हैं हम। डेट हैज़ रिगार्ड एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट परपोर्टेड टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट और कंटेंट इन वॉट पर्पज बी कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ रिपोर्ट और वैल्यूएशन ऑफ एन एक्सपर्ट। अगर इसमें कोई एक्सपर्ट शामिल था और एक्सपर्ट द्वारा ये मतलब एक्सपर्ट के सामने ये प्रोस्पेक्टस बना है और ये सब हुआ है, तो फिर इट वॉज अ करेक्ट एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेटमेंट और अ करेक्ट कॉपी ऑफ और करेक्ट एंड फेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिपोर्ट और वैल्यूएशन एंड ही हैड अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि डिड अप टू द टाइम ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बिलीव दैट पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट वॉज कॉम्पिटेंट टू मेक इट। ये कहा गया है इसमें कि अगर वो किसी एक्सपर्ट के द्वारा बनाए तो एक्सपर्ट अगर एक रीजनेबल ग्राउंड दे दे कि जिस टाइम ये बनी थी, ये प्रोस्पेक्टस बना था, ये स्टेटमेंट बना था, तब ये कॉम्पिटेंट था, ये ट्रू है, ये फेयर व्यू दे रहा था, तो फिर वो पर्सन बच सकता है सिविल लाइबिलिटी से। एक और क्या कहा है कि सेक्शन 26 टू द इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस एंड नॉट विड्रॉन डेट कंसेंट बिफोर फाइलिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार और टू डिफेंडेंट्स। और मतलब ये जो लास्ट वाला केस है इसमें या तो वो मतलब ये कह दे कि जब बना था तब वो फेयर व्यू दे रहा था, ट्रू है, और इसको विड्रॉ भी नहीं किया है इसलिए क्योंकि वो फेयर व्यू दे रहा था और तब जब वो बना था तब वो कॉम्पिटेंट था, मतलब इसमें कुछ जब वो बना था तब कुछ गलत नहीं था, तब कुछ ओमिशन नहीं था, तो ऐसा हो जाता है तो भी वो सिविल लाइबिलिटी से बच सकता है। तो सिविल लाइबिलिटी में एसेंशियल कंडीशन यही थी, लॉस और डैमेज होना चाहिए सामने वाली पार्टी को, और अगर सिविल लाइबिलिटी के तहत उस पर्सन को जिसको लॉस और डैमेज हुआ है उसको कंपनसेशन दिया जाता है। और इसके 3 एक्सेप्शन थे। एक तो ये वाला जो हमने लास्ट पढ़ा है, फेयर और ट्रू व्यू दे रहा हो कि वो जब बना था तब वो सही था, और दूसरा था कि हमने मतलब जैसे ही उनको पता चला ही फोर्थविथ गेव, जैसे ही वो पता चला है कि ये कंसेंट जो है विदाउट हिज नॉलेज के अगर उसे इशू कर दिया गया है प्रोस्पेक्टस में, तो जैसे ही पता चला है उन्होंने एक रीजनेबल पब्लिक नोटिस दे दिया है। या फिर जो एक और हमने देखा था कि जो प्रोस्पेक्टस है वो डायरेक्टर ने अगर विड्रॉ कर ली, जैसे ही उसको पता चला कुछ गलत है तो उसने विड्रॉ कर लिया। तो ये 3 एक्सेप्शन थे, बाकी तो सिविल लाइबिलिटी लगता है। इसका हमने प्रोसीजर कोड देखा है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 36 पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। अब बहुत बार क्या होता है ना कि जो इसमें पनिशमेंट उन लोगों को मिलती है ये जो बहुत लोगों से मतलब जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पब्लिक है, उनसे पैसे निकलवा लेते हैं, उनको ये इंड्यूस करते कि इसमें इन्वेस्ट करो, धोखाधड़ी से उनको इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसे पर्सन जो उनसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हैं उनके लिए ये सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन 36। इस सेक्शन के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या धोखा देने के इरादे से किसी को गलत या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देकर या फैक्ट छुपाकर उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए इंड्यूस करता है, मतलब उन पे प्रेशर करता है, उन्हें इंड्यूस करता है या उन्हें उकसा रहा है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उस पर सेक्शन 447 के तहत फ्रॉड का चार्ज लगाया जाएगा। ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन किसी भी सिक्योरिटीज़ या किसी एग्रीमेंट को लेकर हो सकती है। इस फ्रॉड का मकसद किसी भी तरीके से प्रॉफिट या फाइनेंशियल गेन निकालना ही होता है सामने या नॉर्मल पब्लिक से। तो इसको ही हम एक बार रीड कर लेते हैं, मैंने आपको समझा तो दिया ही है। पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ इंड्यूसिंग पर्सन्स टू इन्वेस्ट मनी, सेक्शन 36 इस पे बात करता है। एनी पर्सन हु आइदर नोइंगली और रेकलेसली मेक्स एनी स्टेटमेंट, प्रॉमिस और फोरकास्ट विच इज़ फॉल्स, मतलब कोई पर्सन या कोई स्टेटमेंट को दिखाकर, झूठी स्टेटमेंट को दिखाकर कोई भी फॉल्स या डिसेप्टिव मिसलीडिंग या कोई भी झूठे फैक्ट्स या फिर कुछ चीज़ छुपाकर इंड्यूस करता है अनदर पर्सन को टू एंटर इनटू और द ऑफर और एंटर एनी एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करने को, टू व्यू टू एक्वायरिंग, डिस्पोजिंग और सब्सक्राइबिंग फॉर अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़, किसी भी शेयर्स या डिबेंचर्स को खरीदने के लिए बोलता है, किसी भी एग्रीमेंट को आने के लिए किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने के लिए बोलता है, या एनी एग्रीमेंट फॉर द पर्पज़ और द प्रिटेंडेड पर्पज़ ऑफ विच इज़ टू सिक्योर प्रॉफिट टू एनी ऑफ द पार्टीज़, या उस एग्रीमेंट का ये मकसद होता है कि इससे प्रॉफिट, इस सामने वाली पब्लिक से प्रॉफिट कैसे भी कमाया जाए, बस सिर्फ उनका मेन मकसद होता है कि फ्रॉड करके प्रॉफिट कमाना। तो फिर ये सेक्शन लगता है, और जिसने भी फ्रॉड किया है नॉर्मल पर्सन के साथ तो उस पर सेक्शन 447 जो है वो लायबल होगा। और
447 के तहत जो जो भी फाइन्स और चार्जेस होंगे वो इन पे लगेगा। तो ये सेक्शन 36 ने बात की थी। सेक्शन 36 एक बहुत छोटा सेक्शन है पर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब हमने बहुत सारी जगह देखा है, जैसे कि हमने सेक्शन 30 क्रिमिनल लाइबिलिटी में, सिविल लाइबिलिटी में और इसमें सेक्शन 36 में भी देखा है हमने कि जो ये बहुत सारी जगह हमने ये रेफरेंस दिया है 447 का। अब सेक्शन 447 क्या होता है ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है अब, क्योंकि हमने बहुत जगह इसकी बात तो कर ली है। अब सेक्शन 447 में क्या क्या पनिशमेंट है, क्या क्या लाइबिलिटीज़ है, इसको समझते हैं। तो सेक्शन 447 जो है वो पनिशमेंट फॉर फ्रॉड का सेक्शन है। तो इसको मैंने बहुत ही आपके लिए ईजी लैंग्वेज में करके लाई हूँ। फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेस देन 10 लाख, अगर फ्रॉड जो है वो 10 लाख से कम का है या उससे कम का है और इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो 50 लाख तक का फ़ाइन लग सकता है। और एंड दोनों, या तो 50 लाख तक का फ़ाइन या फिर 5 ईयर्स की जेल, और या तो 50 लाख का फ़ाइन या 5 ईयर्स की जेल दोनों हो सकती है। ठीक है, तो फ्रॉड अगर 10 लाख से कम का है या उससे भी कम का है तो ये पनिशमेंट है। फिर है फ्रॉड इन्वॉल्विंग एटलीस्ट 10 लाख, मतलब वो 10 लाख तक का तो है और 1% ऑफ द टर्नओवर, मतलब एटलीस्ट 10 लाख और 1% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज लेवर, या तो इन दोनों में से कम है। और इसमें भी पब्लिक का इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व नहीं है तो मिनिमम फाइन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, इसमें फ़ाइन जितना उसमें अमाउंट ऑफ फ्रॉड है उतना फ़ाइन लगेगा। एंड मैक्सिमम फ़ाइन 3 ईयर्स ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड, या फिर और मैक्सिमम में जितना फ्रॉड किया है उसका 3 टाइम्स लग सकता है। और मिनिमम इसमें 6 महीने की जेल हो सकती है और मैक्सिमम 10 ईयर्स की। इसमें और एंड दोनों नहीं है, इसमें एंड है, मतलब ये दोनों ही लगेगा। ऊपर वाले में और एंड दोनों था, या तो ये, पर इसमें क्या है एंड ही है, मतलब दोनों चीज़ें लगेगी। तो मिनिमम फ़ाइन तो कितना का है इसमें, जितना फ्रॉड किया है उतना, और मैक्सिमम फ्रॉड का 3 टाइम्स हो सकता है। मिनिमम जेल 6 साल की और मैक्सिमम 10 साल की। फिर है फ्रॉड इन्वॉल्विंग एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़, मतलब फ्रॉड कम से कम 10 लाख का है और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज़ लोअर, या और इसमें ना पब्लिक का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। पहले वाले में आप देखो पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है और इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। तो इसमें मिनिमम फ़ाइन है या तो जितना अमाउंट है फ्रॉड का वो है, और मैक्सिमम फ़ाइन जो है वो 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड। मैक्सिमम कितना लगेगा 3 टाइम्स, वो ये तो सेम ही है। और मिनिमम 3 ईयर्स की जेल और मैक्सिमम 10 ईयर्स की जेल। थोड़ा शोरगुल हो रहा है बाहर तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना यार। फिर है मिनिमम फ़ाइन इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्रॉड, कम से कम इसमें जितना अमाउंट ऑफ फ्रॉड है उतना, और मैक्सिमम जो है वो 3 टाइम्स लग जाएगा। मतलब ये तो ऊपर वाले जैसे ही है, बस जो इम्प्रिजमेंट वाला है, मतलब जो जेल कितने साल की है उसमें चेंज है ऊपर वाले और इसमें। मिनिमम इसमें 3 साल की और मैक्सिमम 10 ईयर्स की है। तो यही था हमारा सेक्शन 447। बहुत इजी कर दिया था मैंने इसको आपके लिए, तो आप एक बार सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ हम ये सेक्शन ओवर करते हैं, ये सेक्शन एंड करते हैं अब। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।